आज मैंने यूट्यूब पहले ऑन कर दिया। अब लाइव हुआ है ये। आ रहा देखना इसमें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको बच्चों? यस सर। आ रही है, चलो गुड। चलिए, हमारा डी मॉड्यूल काफी कुछ। रिकॉर्डिंग पर ऑन नहीं हुआ है। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल मैं कर देता हूँ। थैंक यू। चलिए, तो मॉड्यूल डी हमारा काफी कुछ टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। और आज हम मॉड्यूल डी के, अगर मैं थोड़ा सा एक बार ब्रीफ करना चाहूँ मॉड्यूल डी को। पहला मॉड्यूल, मॉड्यूल डी में पहला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट से है। दूसरा पार्ट पार्टनरशिप फर्म से है। तीसरा पार्ट कंपनी से है। अब फोर्थ पार्ट में मिसलिनियस यूनिट्स हैं। तो आज मोस्ट प्रोबेबली हम फोर्थ पार्ट डी को कंप्लीट कर लेंगे। और जब आप एग्जाम देंगे, जिन्होंने सारी क्लास ली है, मैं गारंटी करता हूं कि उनको इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस बिल्कुल पढ़े हुए आएंगे। अब वो बात अलग है कि आपको वहां रिकॉल होता है या नहीं, लेकिन क्वेश्चन से जरूर आप समझ जाएंगे कि हाँ, हमने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी सीरीज में आज हम कवर कर रहे हैं यूनिट नंबर 63 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग, यूनिट 5, यूनिट जो एडिशन 5 है उसमें। और यह है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको हम फेमा भी बोलते हैं। और ये जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशनल एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फेमा की अगर मैं ब्रीफ बात करूं, तो फॉरेन एक्सचेंज जो वर्ड है, और ये फॉरेन एक्सचेंज जो वर्ड है, ये फॉरेन एक्सचेंज वर्ड को हम लोग शॉर्ट में फॉरेक्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एक्स। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें कि कौन कौन लोग फॉरेक्स को इंडिया में गवर्न करते हैं या कौन कौन हेल्प करते हैं, तो पहला सबसे पहले आता है आरबीआई का एक्ट। फिर आता है फेमा। ठीक है, अब इसके अलावा आप कोई बताइए, कोई और एक्ट है या कोई ऐसा ऑफिस है, बॉडी है, जो हमारे फॉरेक्स के, फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन्स को हेल्प करती है या कुछ करती है? आप लोगों से आंसर चाहूंगा मैं। ईडी सर। तो ईडी बिल्कुल ठीक बोला आपने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और कुछ अगर हम बात करते हैं तो एक पीएमएलए एक्ट है। पीएमएलए एक्ट भी समवट फॉरेक्स ट्रांजेक्शन को गवर्न करता है। गवर्न करता है, रेगुलेशंस हैं उसमें कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक और आता है फेडाई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये फेडाई हो गया। और अगर मैं आरबीआई की बात करूं, तो आरबीआई ने जिनको भी फॉरेक्स बिजनेस का लाइसेंस दे रखा है, फॉरेक्स का लाइसेंस दे रखा है फॉरेक्स बिजनेस का, तो वो जो है फॉरेक्स बिजनेस का जो लाइसेंस है, उस लाइसेंस के अकॉर्डिंग ऑथराइज डीलर। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि फॉरेक्स ट्रांजेक्शन करने के लिए जो लोग फॉरेक्स ट्रांजेक्शन करने के लिए ऑथराइज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो आप ऑथराइज डीलर बोल सकते हैं। मोस्टली जो बैंक्स होते हैं और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हैं जो फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए होते हैं ऑथराइज है। और फेमा का जो एक्ट है, इन सारे परव्यू को देखते हुए इन सब को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं क्या इसमें ब्रीफ दिया हुआ है उसमें। तो पहला तो ये है कि भाई पहले फेरा था 1973 में, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके फिर फेमा ले आए। ठीक है, फेमा ले आए, और फेमा में इसमें जो आर है, रेगुलेशन की जगह इसको मैनेजमेंट कन्वर्ट कर दिया गया। और ऑब्जेक्ट क्या था इसका, इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड the law related to foreign exchange with the objective of facilitating external trade, payments, and for promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India।
तो कई बार क्या है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फॉरेन एक्सचेंज के, जो फॉरेन एक्सचेंज का फेमा नाम आया, फेमा में उसमें क्या ऑब्जेक्टिव करेगा। तो पहला तो है एक्सटर्नल ट्रेड को हेल्प करना, दूसरा है पेमेंट में हेल्प करना, पेमेंट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट में, और तीसरा एक सीरियली डेवलपमेंट करना, ऑर्डरली डेवलपमेंट करना और मेंटेनेंस करना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो इंडिया में है उसको करना। तो इसके इतने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। द प्रोविजंस ऑफ फेमा extend to all over India, also applies to all branches, offices, agencies outside India owned और controlled by a person resident in India। मीन्स यहाँ पर देखो एक बात और आई है कि अगर कोई रेजिडेंट इंडियन है, उसने कोई बाहर कोई ऑफिस खोल रखा है, ऑफिसेस एंड आउट एजेंसीज आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल बाई, तो ऐसी एजेंसी जिनको जो है तो बाहर, लेकिन किसी रेजिडेंट इंडियन ने उसको ओन किया है या कंट्रोल किया हुआ है, उन पर भी, एंड ऑल्सो टू एनी कंट्रोवेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी सच पर्सन टू हुम दिस सेक्टर, मतलब ये जिन पर भी अप्लाई अप्लाई होता है, वो कोई भी ऐसा कोई काम करते हैं गलत काम जो बाहर किया हुआ उनको आउटसाइड इंडिया किया हुआ है, उन पर्सन्स को भी वो डील करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, अगर आएगा तो बहुत जनरल डेफिनेशन से अलग, मैंने डेफ्थ में जा करके है, ठीक है। तो अब बात आई कि मीनिंग ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो मैंने ऑथराइज पर्सन का नाम दिया था, एनी बैंक और अदर पर्सन इंक्लूडिंग ऑथराइज्ड मनी चेंजर और डीलर और ऑथराइज पर्सन ऑथराइज अंडर फेमा टू डील विद द फॉरेन मीन्स, तो उसने पर्सन में बहुत सारी कैटेगरी आई, कोई इंडिविजुअल आदमी है, कोई मनी चेंजर है, कोई डीलर है, उन सबको ऑथराइज पर्सन का नाम दिया, ठीक है। अभी ये जो सामने आपके दिखाई दे रहा बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अगर आप सीआईबी करेंगे, अगर आप प्रमोशन में एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो ये जो इस समय 5-6 लाइनें दिखाई दे रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कभी भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, कॉन्सेप्चुअली करके और वैसे भी करके। तो सबसे पहली बात हुई कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, देयर मे बी ए चेंज either increase or decrease in the asset and liability outside India of persons resident in India, और asset or liability in India of person resident means इंडिया का आदमी बाहर की एसेट और लाइबिलिटी, और बाहर का आदमी इंडिया की एसेट लाइबिलिटी, मींस ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो बैलेंस शीट में एसेट या लाइबिलिटी में आता है उसको हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। मींस डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो ट्रांजैक्शंस किया जाता है उसको छोड़ दीजिए, ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपके पी एंड एल में ना आकर के कहाँ आता है, बोलिए आप लोग। देखो ऐसा होता ना, बैलेंस बैलेंस शीट और एक होता है पी एंड एल, ठीक है। बैलेंस शीट में कौन से आइटम आते हैं, जो एसेट और लाइबिलिटी हो, और पी एंड एल में कौन से आइटम आते हैं, जो एक्सपेंसेस और इनकम। इन दोनों में फर्क समझा। अगर बैलेंस शीट कभी मैं पढ़ाऊं तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि बैलेंस शीट में कौन से पार्ट आते हैं और पी एंड एल में कौन से पार्ट आते हैं, ठीक है। तो उससे ब्रॉड बाइफर्केशन होता है, वही सेम बाइफर्केशन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में, जैसे मीन्स ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल पेमेंट। ये किसी का स्पीकर खुला हुआ देखो जरा, हेलो। पेमेंट ड्यू विद रेस्पेक्ट टू द फॉरेन ट्रेड डन। अब देखो ट्रेड करना अलग चीज है, और किसी का स्पीकर खुल रहा है, माइक बंद करो। हाँ,
मैं बोलता, देखो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है पेमेंट ड्यू विद रेस्पेक्ट टू फॉरेन ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड के लिए जो आप पेमेंट करते हैं वो आपकी अकाउंटिंग बुक में कहां पे आएगा, जरा बताओ तो। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में। नहीं, करंट अकाउंट तो कहीं नहीं लिखा होता आपकी बैलेंस शीट में। आपकी बैलेंस शीट में ये वर्ड कहीं नहीं होता है कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट। कहाँ पे? बैंक अकाउंट में। नहीं नहीं, उस तरह नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि उस तरह बताओ कि आपके दो स्टेटमेंट बताए मैंने। एक मैंने आपको बताया कौन सा, पी एंड एल, और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, बैलेंस शीट। तो मुझे बताओ ट्रेड ट्रांजेक्शन किस में आते हैं? P&L में आएगा सर। पी एंड एल में आएगा। और पी एंड एल में किस नाम से आते हैं ये भी बता दो जरा मुझे, अगर आपने परचेजिंग करी है। हाफ बैलेंस शीट आइटम है ना सर? क्या आएगा? हाफ बैलेंस शीट आइटम सर। नहीं, उतनी गहराई तक जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिंपल आएगा परचेज में। भाई आपके पी एंड एल में परचेज और सेल होती है, हाँ हाँ। सिंपल परचेज में आएगा अगर बाई किया हुआ, ठीक है। और जो भी आइटम आप सेल परचेज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, वो कहां पे आता है? पी एंड एल में। और अगर आपने मशीनरी खरीदी है तो कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट। अभी फर्क समझ में आ गया कुछ कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन यहां एक बात और है, ये जो करंट और कैपिटल बोल रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बोल रहे हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मींस आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आपने बंबई से एक मशीन खरीद ली, तो है तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, लेकिन यहां जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें नहीं आएगा वो, ठीक है। इसीलिए यहां पे इसने वर्ड यूज किया हुआ है आउटसाइड इंडिया या आउटसाइड ट्रेड, ठीक है। तो यहां बोला अदर देन कैपिटल, सब ये होगा पेमेंट ड्यू विद रेस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड, अदर बिजनेस सर्विसेज एंड शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जो क्रेडिट फैसिलिटी भी दी जा रही है वो भी कैसी दी जा रही है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एज इनकम फ्रॉम इन्वेस्ट, मीन्स अगर आपको कुछ पेमेंट एज ए इंटरेस्ट मिल रही है या आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट में इनकम ला रहे हैं तो वो भी कौन सा ट्रांजेक्शन होगा आपका? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। रेमिटेंसेस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस, अब लिविंग एक्सपेंसेस आ गए, और पेरेंट स्पाउस चिल्ड्रन रेजिडेंट अब्रॉड। तो यहां पर अब मैं थोड़ा सा और एलोबरेट कर रहा हूं कि जो मैंने पी एंड एल वर्ड यूज किया था किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए, वो इंडिविजुअल पर्सन है जो नॉन ट्रेड करता है, ट्रेड नहीं कर रहा है, तो वो ट्रांजेक्शन भी कहां पर आएंगे? सेविंग में। हाँ, मतलब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। हाँ। अच्छा, एक आप लोग कहीं करंट अकाउंट का मतलब वो चालू खाता तो नहीं समझ रहे जो अपने बैंक में होता है, नहीं व्यापारियों सर, करंट अकाउंट, नहीं उससे सर, मतलब ये नहीं अलग है है। इसका, ठीक है। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेवल एजुकेशन मेडिकल, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, करेंसी। करेंसी में बोला इंक्लूड ऑल करेंसी नोट्स बट ऑल्सो पोस्टल नोट, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक्स, ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, एलसी, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, क्रेडिट कार्ड, सच अदर सिमिलर। मीन्स ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट या मनी या करेंसी जिनको इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू किया जाता है उनको क्या बोला इसने? करेंसी बोला। फॉरेन करेंसी कौन सी होगी? तो उसमें का अदर देन इंडियन करेंसी सारी फॉरेन करेंसी, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब इन मच वाइडर देन द टर्म फॉरेन करेंसी,
इन एडिशन टू द फॉरेन करेंसी इट इंक्लूड द फॉलोइंग। तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? मीन्स फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है अगर आप फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेन करेंसी में ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, लेटर क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप देवाशीष जी, इसको इस फॉर्म से अगर इस फॉर्म में लिखना है, मिक्स फॉर्म में निकालना है तो मिक्स फॉर्म में निकाल सकते हो। 40 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 40 से 14 से डिवाइड करेंगे। कोई मैं न्यूमेरिकल पूछ रहा हूं आपसे? नहीं, चलो। ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, डॉन बैंक, इंस्टीट्यूशन पर्सन, कुछ भी पेमेंट अगर हो रहा है जो यहाँ पर फॉरेन करेंसी में हो रहा है, कुछ भी पेमेंट हो रहा है जो इंडियन करेंसी में हो रहा है, बट वो कौन कर रहा है? आउटसाइड इंडिया के पर्सन कर रहे हैं। मीन्स बाहर के लोगों के लिए इंडियन करेंसी, हमारे लिए फॉरेन करेंसी, और हमारे लिए फॉरेन करेंसी तो फॉरेन करेंसी है ही, ठीक है। सिक्योरिटी इज डिफाइंड टू इंक्लूड शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेविंग सर्टिफिकेट, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये सब चीजें आपकी सिक्योरिटी की फॉर्म में आई। इट डज नॉट इंक्लूड बिल ऑफ एक्सचेंज को सिक्योरिटी या प्रोमिसरी नोट को सिक्योरिटी का टैग नहीं दिया गया, ठीक है। अदर देन गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट विच मे बी नोटिफाइड बाय दैट। मीन्स नॉर्मल उसको तो बोला इसने सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने कोई सिक्योरिटी इशू करी है तो उसको कौन सी सिक्योरिटी माना? कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट अगर इशू किया हुआ है तो क्या माना उन्होंने? उसको सिक्योरिटी। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपको एग्जाम्पल देना है किसी सिक्योरिटी का नाम जो आरबीआई इशू करता है। बिल सर। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल, वेरी गुड, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल आपको पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैसे इश्यू किया जाता है, एज ए प्रोमिसरी नोट, ठीक है। इसलिए उसने ट्रेजरी बिल को तो सिक्योरिटी मान लिया, लेकिन कोई और इश्यू करे बिल ऑफ एक्सचेंज या कुछ, उसको नहीं माना उसने, ठीक है। फॉरेन सिक्योरिटी का मीन्स, अब उसमें कहा एनी सिक्योरिटी एज स्टेटेड, जो ऊपर बोली थी इसने, ठीक है। अंडर ए फेम ऑफ पर्सन, पर्सन का मतलब एक आदमी, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन पर्सन, एओपी बोलते हैं इसको, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एनी एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच ओनर, ठीक है। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स द फॉलोइंग: अ पर्सन residing in India for more than 100। अब इसको देखो, ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। उसने कहा रेजिडेंट कौन है? रेजिडेंट वो है जो मोर देन 182 डेज कहाँ रहता है? इंडिया में, ठीक है। अगर इसी डेफिनेशन में मैं बोल दूं नॉन कौन है, नॉन रेजिडेंट इंडियन कौन है? जो इतना नॉट लिविंग में है, नॉट लिविंग। अगर नॉट लिविंग है तो एनआरआई, और अगर लिविंग है तो कौन हो जाएगा? रेजिडेंट इंडिया, ठीक है। मतलब लिविंग का मतलब रिजाइडिंग। अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टे आउटसाइड इंडिया, जो चला गया बाहर और वहीं रहता है, उसको भी क्या बोल रहे हैं? उसको एनआरए बोलेंगे। उसने बोला बट डज नॉट इंक्लूड, ऐसा बंदा जो बाहर चला गया है या बाहर रहता है तो उसको रेजिडेंट नहीं बोलेंगे।
फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, यानी वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया हुआ है। फॉर कैरिंग बिजनेस और वोकेशन इन आउटसाइड फॉर एनी अदर पर्पज इन सच सर्कमस्टांसेस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड। जैसे किसी को क्या मिल गया, वीजा मिल गया, ठीक है। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी बंदा अगर इन 4 कैटेगरी में आता है या 3 कैटेगरी में आता है, ए, बी और सी, तो उसका स्टेटस क्या होगा जरा बताओ तो आप। आरआई होगा या एनआरआई होगा? NRI, एनआरआई होगा, ठीक है। अ पर्सन हु हैज कम टू इंडिया और स्टे इन इंडिया अदरवाइज देन, मीन्स अगर कोई बंदा एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया आ गया तो क्या कहलाएगा? बोलिए, जस्टिफाई कीजिए मेरे लिखे हुए को। 182 डेज से कम रहेगा तो नहीं, आप सुनो मेरी बात। ये जो ए वाला पॉइंट है ना, ए वाला पॉइंट उन लोगों के लिए है जो बाहर गए हैं, जो बाहर गए हैं उनको छोड़ दो कहता है। बी वाला पॉइंट जो अंदर आए हैं, जो आए हैं, जो लोग आए हैं उनको भी हम रेजिडेंट इंडियन नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? एनआरआई। क्यों मानेंगे एनआरआई? एनआरआई इसलिए मानेंगे क्योंकि वो इंडिया तो आ गए, लेकिन किस पर्पस से आए? एम्प्लॉयमेंट से, बिजनेस से, या किसी और पर्पस से जिसमें उनकी अनसर्टेन पीरियड यहां स्टे करना है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर मतलब दोनों दो कंडीशन बताइए NRI की, एक जो बाहर जा रहे हैं और एक जो इंडिया में आ रहे हैं। एनआरआई की नहीं, आरआई की बता रहा है सब कुछ। सर वो NRI और पर्सन ओरिजिन इन इंडिया भी होगा क्या? सर नहीं आया किस केस में? अगर सर 182 डेज से ज्यादा रह जाए तो एनआरआई। नहीं, अब देखो इसमें क्यों कंफ्यूजन पैदा हो रहा ना। हम लोग आज तक कौन सी डेफिनेशन पढ़ते आए हैं? एनआरआई की, एनआरआई की। और इसमें कौन सी डेफिनेशन दे रखी है? रेसिडेंट इंडियन की। आरआई की। मतलब रिवर्स डेफिनेशन दे रखी है। तो रिवर्स डेफिनेशन दे रखी है, इसीलिए यहां पर कहता है बट डज नॉट इंक्लूड। ये लोग नीचे वाले, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट को हम क्या नहीं मानेंगे? RI नहीं मानेंगे। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। हाँ, पर्सन रेजिडेंट इंडियन इन इंडिया नहीं मानेंगे। और उसने ए में बोला है जो बाहर चला गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए और अनसर्टेन पीरियड के लिए। जो बाहर चला गया बिजनेस के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए और अनसर्टेन पीरियड के लिए, उसको नहीं मानेंगे। दूसरा, जो बाहर का है और इंडिया आ गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए और अनसर्टेन पीरियड के लिए, क्योंकि इसका स्टेटस भी एक तरह से ये कौन सा है? NRI है, एनआरआई नहीं, फॉरेनर, ठीक फॉरेन। है। और इसको क्या मान लेंगे हम लोग? एनआरआई, ठीक है। एनी अदर पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर इन और कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इंडिया। तो अब देखो यहाँ पे इसने कॉर्पोरेट के लिए बोला हुआ है जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो और इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हो, उसको क्या मानेंगे? ये जो पॉइंट्स हैं इसमें, ये 1 पॉइंट ये वाला था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4। और ये 4 जो 4 के 4 पॉइंट है वो किसके लिए, किसको एक्सप्लेन कर रहे हो? जो RI नहीं है। नो नो नो, आरआई है। हाँ सर, ये RI RI है। नहीं है। RI नहीं है ना, नहीं, आरआई है। है। याद दिया है सर ना, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बट डज नॉट इंक्लूड। A B को अरे इंक्लूड नहीं किया है ना, 3-4 मैं को तो देखो, किया है ना। सुनो मेरी एक मतलब आप समझ समझो या तारीफ समझो या कर,
मुझे ये पक्का विश्वास था कि एक कंफ्यूजन आपको होने वाला है, डज नॉट वाला। हाँ, मुझे पक्का विश्वास था, इसीलिए मैंने एरो बना के अलग से 4 पॉइंट कवर किए। फिर देखते हैं, ये जो 1 नंबर है और ये 2, 3, 4, ये दीज आर ऑल अबाउट RI, ठीक है। और ये जो यहां से लेकर के यहां तक दिया हुआ है, दे आर फॉरेनर या NRI। बोलो। सर ये जो एक नंबर लिखा है जिसमें लिखा है बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें ए के 3 पार्ट हैं ABC और बी के 3 पार्ट हैं ABC, बस। तो ये RI नहीं है ना? हाँ, ये RI नहीं है। और बाकी 2, 3 और 4 RI है। ठीक है। ये जो 2 नंबर है ना, ये 2 नंबर इस AB के बाद पढ़ो, AB को हटा दो अब, तब पढ़ो उसको। ठीक है सर, वही कंफ्यूजन हो गया। हाँ, अभी दूर हुआ नहीं हुआ? हुआ सर। चलो। Accordingly, person resident outside India means a person who is not resident, means ऊपर वाली डेफिनेशन में जो भी फेल हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? नॉट रेजिडेंट इन इंडिया एज अबव। repatriate to India means bringing into India foreign exchange, selling it to authorized person, exchange rupees, means एक repatriation वर्ड है, means repatriation from India, repatriation to India, means बाहर से कुछ आता है, फॉरेन एक्सचेंज, सेल्स प्रोसीड, उनको हम रिपेट्रिएट टू इंडिया बोलते हैं। और यहां से कुछ जाता है फॉरेन एक्सचेंज, तो उसको हम बोलते हैं रिपेट्रिएशन या रिपेट्रिएशन फ्रॉम इंडिया, ठीक है। रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट। अब ये जो फेमा है, ये फेमा क्या रेगुलेट करता है? ये जो फेमा है ये क्या रेगुलेट करता है? फेमा क्या करता है? एनी पर्सन हु वांट्स टू कैरी आउट फॉलोइंग एक्टिविटी, कौन कौन सी एक्टिविटी, हैज टू डू अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ फेमा एट द टाइम ऑफ फेमा प्रेस्क्राइब अप्रूवल ऑफ RBI इट हैज बीन टू बी ऑब्टेन्ड। क्या क्या चाहिए उसको? फेमा ने प्रेस्क्राइब किया है RBI के अप्रूवल के लिए। कब? जब आप डील और ट्रांसफर करेंगे कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन अदर देन एन अथॉराइज पर्सन के अलावा अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा RBI से? परमिशन। और अगर आप सीधे बैंक में जाते हैं और $10 या $20 या $500 जमा करते हैं तो आपको RBI से कोई भी परमिशन नहीं लेनी है, क्योंकि RBI ने उन लोगों को ये काम करने के लिए पहले से ही ऑथराइज किया हुआ, ठीक है। मेक एनी पेमेंट टू एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। मेक एनी पेमेंट टू एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। रिसीव मीन्स कहने का मतलब एक से हो गया कि आप किसी भी बंदे को बाहर पेमेंट करेंगे बिना किसी AD के या AP के, तो आपको RBI से परमिशन लेनी है। या आप रिसीव करेंगे, ठीक है, तो भी, या किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर होंगे इन रिलेशन टू राइट टू एक्वायर और एसेट आउटसाइड द इंडिया बाय एनी पर्सन, तो इंडिया के आउटसाइड कोई एक्वायर करना चाहते हैं कुछ प्रॉपर्टी वगैरह, तो भी, ठीक है, बिना किसकी परमिशन के? AD के, ठीक है। चलो आगे देखो। A person resident in India can hold, own, transfer or invest in foreign currency, foreign security or any immovable property situated outside India if it was acquired, held or owned by such person when he was resident outside.
तो अब यहाँ पर एक बात और बोली उसने, एक तो इसने बोला कि कोई भी पर्सन है वो रख सकता है, ओन कर सकता है, मालिक हो सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, इन्वेस्ट करता है फॉरेन करेंसी में, पहली बात, या फॉरेन सिक्योरिटी में या इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो कि इंडिया से बाहर हो, ठीक है। इट वाज एक्वायर्ड, हेल्ड और ओन्ड बाय सच पर्सन व्हेन ही वाज रेजिडेंट आउट। तो कई बार क्या होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो एक्वायर कर रहा है वो कब की होनी चाहिए, जब वो वहां रहता था, वहां 10 साल से रह रहा हो, उसने एक हाउस खरीद लिया हो वहां पे, ठीक है, उस कंडीशन में देयर इज नो बार ऑन ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया टू होल्ड, ओन, ट्रांसफर, इन्वेस्ट। अगर वो बाहर है, बाहर का रेजिडेंट है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो बाहर कुछ भी खरीदे बेचे, लेकिन इंडिया में है अगर, तो उसे परमिशन की जरूरत पड़ती है। एवरी एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स सर्विसेज हैज टू फर्निश नेसेसरी डेटा बाय वे ऑफ डिक्लेरेशन टू द आरबीआई। अब ये डिक्लेरेशन वर्ड लिखा हुआ है, इसकी जगह IDPMS और EDPMS, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे यहाँ पे इंपोर्ट डेटा। तो मीन्स अगर कुछ भी एक्सपोर्टर खरीद रहा, बेच रहा, कुछ भी कर रहा है, तो उसे पहले डिक्लेरेशन देने पड़ते थे। आजकल क्या है, वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाते हैं। सच एक्सपोर्ट प्रोसीड कैन बी हेल्ड इन, और जो आप सेल कर रहे हैं उनको आप फॉरेन करेंसी में मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। नॉन रेपिटेशन इज वायलेशन ऑफ प्रोविजन, और ये बोल रहा है कि कोई भी जो नॉन रिपेट्रिएशन है इज ए वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ फेमा। मीन्स आपने ये लिखा हुआ है कैन नॉट बी हेल्ड इन फॉरेन करेंसी एंड हैज टू बी रिपेट्रिएटेड टू द इंडिया। अगर आपने कोई मतलब यहाँ से कोई सप्लाई किया, आप एक्सपोर्टर हैं, वहां से पैसा नहीं आना मीन्स रिपेट्रिएट नहीं होना एक अपराध है, तो आपको वहां से पैसा लाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से आपने एक्सपोर्ट किया, यहां से गुड्स गया, सर्विसेज गए, ठीक है। और अगर नहीं करते तो ये वायलेशन होता है फेमा का। पावर ऑफ आरबीआई, अब यहाँ पर आरबीआई को पावर दे दी है, क्या दी है, ऑथराइज पर्सन को पावर दी है। क्या दी है उसने, टू अपॉइंट ऑथराइज पर्सन, सॉरी इन विद रेस्पेक्ट टू द ऑथराइज पर्सन से रिलेटेड कौन सी पावर है, तो उसने बोला हुआ टू अपॉइंट ऑथराइज पर्सन, टू अपॉइंट ऑथराइज पर्सन, द सेड ऑथराइज पर्सन आर ऑथराइज टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। The person so appointed shall work under the direction of RBI and shall have to comply the rules and regulation so framed, means RBI appoint करेगा और RBI उसके लिए rules वगैरह जो बनाएगा वो उसको मानने होंगे। To inspect the authorized person, to ensure that the said person so appointed complies with all the rules and regulations so formulated by the RBI time to time। तो यहाँ बोल रहा है कि जो ऑथराइज पर्सन को इंस्पेक्ट करना, तो वहां पर आरबीआई क्या है, अपने अकॉर्डिंग वो किसी बंदे को अपॉइंट भी कर सकता है, ठीक है। टू एंश्योर दैट द सेड पर्सन सो अपॉइंटेड कंप्लाइज, मींस जिसको ऑथराइज पर्सन अपॉइंट किया हुआ है उसको सारे रूल्स रेगुलेशन मानने। सिंपल बात है वैसे तो, ठीक है। अब बात आती है कॉन्ट्रावेंशन, पेनल्टीज, एडजुडिकेशन एंड अपील। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत जनरल चीजों से ऊपर आता है। क्या आता है, अंडर फेमा any violation of provision of the said act will attract penal provision like any other statute, there exists the right of appeal। means अगर आपने कोई गलती कर दी, आपको सजा मिली है, पनिशमेंट मिला, तो आप अपील कर सकते हैं,
फर्स्ट ऑफ सच अपील शैल बी स्पेशल डायरेक्टर, कि फेमा की पहली अपील स्पेशल डायरेक्टर की होती है, ठीक है। दूसरी, thereafter if some aggravated is set appellate order, they can prefer an appeal against the order before the appellate tribunal established for the purpose. means पहली अपील स्पेशल डायरेक्टर को, फिर उसके उस पे अपील, दूसरा जो ट्रिब्यूनल बना उसको, वेयर इन क्वेश्चन ऑफ लॉ आर इन्वॉल्व एंड नीड टू बी इंटरप्रेटेड एंड अपील लाइज टू द हाई कोर्ट। कई बार क्या होता है कि उस अपील को लोग क्या करते हैं, जब उन्हें लगता है कि कुछ ये लॉ को क्वेश्चनेबल है तो वो हाई कोर्ट में भी जाते हैं। ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ आर रेफर टू द हाई कोर्ट्स एंड देयर आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट। मीन्स पहले तो उन्होंने बताया कि स्पेशल डायरेक्टर है, उसके बाद बताया अपीलेट ट्रिब्यूनल है, लेकिन अगर फिर भी लॉ को क्वेश्चन में लेते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाते हैं। पेनल्टी कैन बी लेवीड up to thrice of sum involved, मीन्स $50,000 की बात है तो इसका 3 टाइम, वेयर सच अमाउंट इज क्वांटिटी, मतलब जहां पर हम उसको एसेस कर सकते हैं, और अप टू 2 लाख वेयर अमाउंट इज नॉट क्वांटिटी, मीन्स जहां पर हम ये बस कह रहे हैं हमारा नुकसान हुआ, हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, तो वहां पर 2 लाख तक। where such contravention is continuing one, further penalty which may exceed 5,000 for every day after the first day during the, means पहले दिन तो कोई भी पेनल्टी लगा दी, अगर आपने उसके बाद 15 डे तक वो काम उनका सही नहीं किया तो इनटू 5,000 आपको पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। अब आया डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ये भी मैंने पहले ही बता दिया था आपको। पेनल्टी वाला फिर से समझा दीजिए ना। हाँ, पेनल्टी में एक तो ये बात बोली कि क्वांटिफाइबल है या नहीं है। अगर क्वांटिफाइबल है तो जितना अमाउंट है इंटू 3 कर देंगे, अगर क्वांटिफाइबल नहीं है तो सीधे सीधे कितना कर देंगे, 2 लाख, ठीक है। और अगर यही काम अब अगले दिन भी गलत करते हैं, तो आपको 5,000 पर डे करना पड़ेगा। जैसे मान लिया 2 लाख प्लस 5,000 और आपने 15 दिन तक वो गलती नहीं सुधारी तो 75,000 और दे देंगे आप, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी बोलते हैं इसको, ईडी। जब भी फॉरेन एक्सचेंज का मामला आता है तो ईडी आता है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईडी बना रखी है, ठीक है, विद ए डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर कॉल्ड ऑफिसर ऑफ एनफोर्समेंट। तो उनको क्या पावर है, नॉर्मल समझो, पावर ऑफ सर्च एंड सीजर, सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बोला हुआ है ऑफिसर, अदर ऑफिसर्स ऑफ एनफोर्समेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन असिस्टेंट डायरेक्टर कैन इन्वेस्टिगेट कंट्रावेंशन। मीन्स यहां पर जो एडी है, ईडी का एडी असिस्टेंट डायरेक्टर से कम नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन also authorize any class of officer in the central government, state government of RBI to, वो इनके अलावा भी किसी को भेज सकती है। Empowering other officers, authorize any custom officer, excise officer, police officer, any other officer, central government, state government to exercise the power and discharge the duty of the director of the info। means नॉर्मल कोर्स में उसने कहा एडी या ईडी से बड़े हो सकते हैं कोई भी, लेकिन वो चाहें तो किसी को भी पावर दे सकते हैं, ठीक है। और सर्च और सीजर की पावर भी किसी को भी है, ठीक है। ये आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हुआ, सॉरी हाँ बोल रहा हूँ मैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हुआ। ये कौन सा एक्ट हुआ आपका, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। चलो अब उसके बाद शुरू होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1982।
और ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1982 है, ये एक्ट आपका इम्पोर्टेंट है। इसका जैसा और कौन सा चैप्टर आपके बुक में है? मॉर्गेज वाला होगा शायद। बिल्कुल, मॉर्गेज वाला जो टॉपिक है वो इसी एक्ट से गवर्न होता है। जो मॉर्गेज वाला टॉपिक है वो आपका इसी एक्ट से गवर्न होता है। ठीक है, असाइनमेंट भी सर होता है इससे? क्या चीज? असाइनमेंट आपकी आवाज गड़बड़ हो रही है। सर असाइनमेंट भी होता है ना टीपीए से, ट्रांसफर ऑफ अच्छा प्रॉपर्टी अच्छा, असाइनमेंट, आवाज नहीं आ रही थी ना पूरी। बिल्कुल, हाँ, इसी एक्ट से आपका असाइनमेंट भी गवर्न होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को हम लोग। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, 1881 वाला कौन सा है? बोलो। Negotiable instrument. एनआई एक्ट। ठीक है, 1930 वाला कौन सा है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। 1872 वाला कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 1932 वाला कौन सा है? पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट बाय ए लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी। कन्वे कौन? ट्रांसफर करता है एक तरह से। ठीक है, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स। ठीक है, अब लिविंग पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, एनी सच एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेट। मींस यहाँ पे लिविंग ह्यूमन नहीं बोला हुआ है, क्या बोला उसने? लिविंग पर्सन। और पर्सन में कौन आते हैं? इंडिविजुअल आते हैं, HUF आते हैं, आपकी ROC में जो कंपनियां होती हैं, एसोसिएशन होते हैं, वो सब पर्सन में आते हैं। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में उनको लिविंग पर्सन की डेफिनेशन में रखा गया। एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटाइटल्ड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है वो उनको प्रॉपर्टी रखने का भी अधिकार है। अब सेल को बोला हुआ इज ए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस्ड। ठीक है, द सेल ऑफ इंटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ए कंसिडरेशन एक्सीडिंग ₹10 कैन बी मेड ओनली बाय ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। मीन्स इसने बोला हुआ है कि अगर 100 रुपए से ज्यादा होगी तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जिसको हम टाइटल डीड बोलते हैं, और उसे सब रजिस्ट्रार के और रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। डिलीवरी ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन टेक्स प्लेस व्हेन द सेलर प्लेसेस द बायर। मीन्स जो बायर है वो सेलर के प्लेस पे अगर आ जाएगा तो डिलीवरी हो जाएगी उसकी। सच पर्सन इज डायरेक्टेड बाय द बायर इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मीन्स जिसके पोजीशन में प्रॉपर्टी आ जाएगी
तो उसी को हम बोलेंगे कि टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो गई। ठीक है। मॉर्गेज, तो मॉर्गेज के लिए है यहाँ पे कान नाक आँख कान सब खड़े कर लो, क्योंकि मॉर्गेज शब्द आते ही आपके 2-3 क्वेश्चंस वहां पर बन सकते हैं। ठीक है। अ मॉर्गेज इज ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट in specific immovable property to secure the payment of money given by way of loan or to secure the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary monetary liability। Means उसने कहा कुछ भी चीज, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने किसी मनी को सिक्योर करने के लिए दी है, ठीक है, और उसमें, और वो जो मनी आपने लिए बाय वे ऑफ लोन ली है, या टू सिक्योर द परफॉर्मेंस को भी सिक्योर करने के लिए, जिसमें आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में हैं जिसमें आपकी लायबिलिटी बन सकती है, मॉनेटरी लायबिलिटी। ठीक है, उसके लिए भी हम लोग मॉर्गेज करते हैं। द ट्रांसफरर इज कॉल्ड मॉर्गेजर, मीन्स ओनर। ट्रांसफरी इज कॉल्ड मॉर्गेजी, मीन्स बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, या लेंडर। ठीक है। द प्रिंसिपल मनी एंड इंटरेस्ट सिक्योर्ड इज कॉल्ड द मॉर्गेज मनी, द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द मॉर्गेज डीड। ठीक है। अब येलो कलर से इसमें बुक में कुछ आपका नया आया हुआ, इसको देखते हैं क्या चीज ऐड करी है। एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी or authorized to dispose of transferable property not his own is competent to transfer such property either wholly or in part and either absolutely or conditionally in circumstances to the extent of the in the manner allowed or prescribed law। यहाँ ये बोला कि कोई भी बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है और वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी के लिए इंटाइटल्ड है या उसको करने के लिए ऑथराइज है, डिस्पोज करने के लिए, ठीक है, इज कॉम्पिटेंट, वो ट्रांसफर कर सकता है उस प्रॉपर्टी को होली, पार्टली, एब्सोल्युटली, कंडीशनली, कैसी भी सेंटेंस वो सिचुएशंस हो सकती हैं। ठीक है, जैसा कि प्रेस्क्राइब किया हुआ है और अलाउ किया हुआ किसी लॉ में। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरली इम्प्लाइड, ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी passes forthwith to the transferee all the interest which the transferor is then capable of passing in the property and in the legal incidents thereof। तो इसने बोला हुआ कि जब तक कोई अलग इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं होती है, ठीक है, तब तक वो मान लिया जाता है कि उसने पास कर दिए। तो यहां बोला हुआ है अनलेस ए डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरली इम्प्लाइड और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पासेस फोर्थविथ टू द, मतलब अगर कुछ अलग नहीं है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पास हो जाती है, उसके सारे इंटरेस्ट के साथ इज देन कैपेबल ऑफ पासिंग इन द प्रॉपर्टी एंड इन द लीगल इंसिडेंट देयरऑफ। मीन्स उसके सारे जो भी पासिंग करने के राइट्स वगैरह सब ट्रांसफर हो जाते हैं, जब तक कि उसमें कोई डिफरेंट इंटेंशन ना हो। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच अ राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ। मीन्स प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं अगर लॉ में लिखा हुआ है कि इसको राइट करने की जरूरत नहीं है, मीन्स कम अमाउंट वाली। मॉर्गेजर कौन हो सकता है? वो कौन हो सकते हैं जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एमएफ ऑटो फोर्स करो। तो यहां पर देखिए मॉर्गेजर कौन हो सकता है, मतलब कौन प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकता है। तो इसमें क्या है, एन एब्सोल्यूट ओनर ऑफ प्रॉपर्टी,
इंक्लूडिंग ओनर, जो ओनर है, तो ये मॉर्गेजर कौन हो सकता है? जो ओनर है। इंक्लूडिंग ओनरशिप बाय परचेज और बाय पार्टीशन और इनहेरिटेंस और गिफ्ट और बाय लीज, किसी भी तरह से किसी की भी कोई प्रॉपर्टी है वो उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकता है। वन और टू और मोर को ओनर, अगर उसमें 2-3 हिस्सेदार है। कर्ता ऑफ HUF, गार्जियन ऑफ माइनर प्रॉपर्टी विथ सैंक्शन ऑफ कोर्ट अंडर द गार्जियन एंड वार्ड, जैसा कि इस एक्ट में प्रोविजन है। ठीक है। एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी मॉर्गेज कर सकते हैं। मॉर्गेज इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट in specific immutable property as a security for repayment of money। मीन्स अगर आप उस प्रॉपर्टी में अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं, किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट एज ए सिक्योरिटी ऑफ जो आपने मनी लिया हुआ। दिस लायबिलिटी कुड बी अराइजिंग ऑफ मनी ऑलरेडी एडवांस और टू बी एडवांस। मीन्स मॉर्गेज आप पहले से दिए हुए पैसे के लिए भी कर सकते हैं और या जो आप पैसा देने वाले हैं उसके लिए भी कर सकते हैं। इट कुड बी द फ्यूचर डेट, भविष्य में होने वाला कर्जा हो सकता है, और इट कुड बी प्यूक्यूनियल लायबिलिटी, किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो लायबिलिटी बनती है। द मॉर्गेज रेफर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट इज ए मॉर्गेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट हैज नो एप्लीकेशन टू मूवेबल प्रॉपर्टी। और मूवेबल प्रॉपर्टी में ये मॉर्गेज शब्द का इस्तेमाल, बोलो, नहीं होता। नहीं होता है। ठीक है, चलो। सिक्योरिटी बाय वे ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन, ये तो पहले ही पता है हमको। चलो। वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर। मीन्स यहाँ ये बताना चाह रहा है आपको कि जहां पर on a transfer property an interest therein is created for the behalf of the person not in existence at the date of transfer, subject to a prior interest created by the same transfer, the interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extends to the whole of the remaining interest of the। कितना लंबा बात कर दिया इसने। On a transfer of property, an interest therein is created for the benefit of a person not in existence at the date of transfer। Subject to a prior interest created by the same transfer, the interest created for the benefit of such person shall not take effect until the whole of the remaining interest of the transfer in the property। किसी को समझ में आई बात? जरा डिस्कस करें तो, अगर किसी को आई समझ। On a transfer property, interest therein is created इसमें तो सर कह रहे हैं वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटर। जो इसका क्रिएटर है, क्रिएटर नहीं, an interest therein is created। क्रिएटेड है ये। अच्छा, अभी मुझे लगा। ठीक है, सुनो, कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है कि on a transfer property an interest therein is created for the benefit of person not in existence at the time of। मीन्स ऐसा कह सकते हैं
कि फॉर कमिंग बेबी मीन्स कोई फादर है, अभी उनका बेबी नहीं हुआ है, वो उसको ट्रांसफर करते हैं subject to a prior interest created by the same transfer. The interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extends the whole of the remaining interest of the transferor in the property. कुछ इसी तरह का इसका रिलेशन कुछ बन रहा है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी उसके ट्रांसफर कर दी जो कि अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। अभी ये ऐसा ये नहीं कह रहा है सर कि जैसे पहले मॉर्गेज करवा दिए फिर बाद में उसका वो किए, इस हिसाब से कुछ पहली और दूसरी लाइन नहीं कह रही है ना। Subject to a prior interest created by the same transfer. To a prior interest created by the same transfer. Interest created on the beneficiary shall not. उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा unless it extend to the whole of the remaining interest of the transfer in the property. कुछ नहीं क्लियर नहीं हो रहा, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। चलो आज आगे जाओ। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। यहाँ पे हमने जब वहाँ पढ़ा था, इसका एक चैप्टर है ना जहाँ पे टाइप ऑफ चार्जेस था, मोड ऑफ चार्जेस था, तो उसमें हम लोगों ने सेक्शन 58 पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था हमने सेक्शन 58 में? ए में मॉर्गेज, क्या पढ़ा था? मॉर्गेज। और बी में पढ़ा था हमने सिंपल मॉर्गेज, ठीक है। सी में पढ़ा था हमने कंडीशनल सेल, और डी में पढ़ा था हमने स्यूफ्रुक्चरी मॉर्गेज। ई में पढ़ा था हमने इंग्लिश मॉर्गेज, और एफ में पढ़ा था हमने इक्विटेबल मॉर्गेज, ठीक है। तो इतने मॉर्गेज हमने पढ़े थे और एक एनामोलस नहीं लिया, ठीक है। तो ये जो है ए बी सी डी, ए तो मॉर्गेज डिफाइन करता है, ए मॉर्गेज डिफाइन करता है, बी क्या डिफाइन करता है? सिंपल मॉर्गेज। सी क्या डिफाइन करता है? बोलो। कंडीशनल मॉर्गेज। कंडीशनल मॉर्गेज। सी जो है कंडीशनल मॉर्गेज है। डी स्यूफ्रुक्चरी मॉर्गेज, स्यूफ्रुक्चरी है। ई इंग्लिश मॉर्गेज। एफ इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज। और हाँ एक रह गया ना, 6 तरह की होती है ना मॉर्गेज है। अनफ्रैक्चर्ड मॉर्गेज हो गया क्या? हाँ ये स्यूफ्रुक्चरी हो गया। स्यूफ्रुक्चर, हाँ। एक और होती है ना, हाँ। उसका नाम क्या है? एनामोलस। हाँ एनामोलस, कि मीन्स जिसमें ऊपर का कोई मिक्सचर हो, ठीक है। तो सिंपल मॉर्गेज की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं मॉर्गेज वाले। कोई भी मिसिंग होता है तो आपका 1 by 1 मार्क्स टूटता चला जाएगा। वेयर विदाउट डिलीवरिंग पोजीशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, मीन्स मॉर्गेज प्रॉपर्टी अभी भी ओनर के पास रहेगी। द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे मॉर्गेज मनी and agree expressly or impliedly that in the event of the failing to pay according to contract, the mortgagee shall have a right of cause to mortgage property to be sold or proceeds of sale applied so far may be necessary in payment of, means वो अगर डिफॉल्ट करेगा, फेल हो जाएगा पेमेंट करने में, तो जो मॉर्गेजी या बैंक है
उसको राइट होगा उस प्रॉपर्टी को सोल्ड करना, उसकी प्रोसीड्स को अपने लिए हुए पैसे के अगेंस्ट में एडजस्ट करना। द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड सिंपल मॉर्गेज एंड द मॉर्गेज सिंपल मॉर्गेज इसेंशियल क्या क्या चीजें? पहली बात है नॉट डिलीवर द पोजीशन, और मॉर्गेजर बाइंड हिमसेल्फ, मॉर्गेजर एग्री दैट इन द इवेंट ऑफ फेलिंग वो क्या करेगा, किसको राइट दे देगा? बैंक को राइट दे देगा। कंडीशनल सेल में, तो कंडीशनल सेल में क्या होता है, अगर वो पैसा वापस नहीं करता तो फ्यूचर में उसकी हो जाएगी। ऑन कंडीशन दैट ऑन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट द मॉर्गेज मनी ऑन द सर्टेन डेट ऑफ सेल बिकम एब्सोल्यूट, मींस जो उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है वो एग्रीमेंट अभी तो टेम्परेरी एग्रीमेंट है, लेकिन अगर उसने पैसा नहीं दिया तो एब्सोल्यूट हो जाएगा। ऑन कंडीशन दैट सच पेमेंट बीइंग मेड द सेल shall become void. On condition that on such payment being made the sale shall become void. ठीक है? On condition that on such payment being made by buyer shall transfer the property to the seller. Means यहाँ ये बोल रहा है कि पहले सेकंड वाले में बोल रहा है कि अगर वो पेमेंट कर देगा तो उसकी सेल क्या हो जाएगी? वर्ड। पहले वाले में बोल रहा है कि फेल होने पे ओके हो जाएगी, दूसरे वाले में बोल रहा है सही होने पे नॉट ओके हो जाएगी। ये दोनों बात समझ में आई आपके? नहीं। मीन्स अगर वो अपना पैसा समय पर नहीं देगा तो जो हमने लोन देते समय सेल का एग्रीमेंट किया है ना वो ओके हो जाएगा और सेल मान ली जाएगी। कंडीशनल सेल है, सेल तो हो चुकी है लेकिन वो उस सेल को ओके होने के लिए बंदा पैसा नहीं देगा तो बैंक के लिए ओके हो जाएगी। दूसरे वाले में कहता अगर बंदा पेमेंट कर देगा, अगर बंदा पेमेंट कर देगा तो बैंक के लिए वो सेल क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। नॉट ओके। मीन्स वो फ्री प्रॉपर्टी हो जाएगी। ऑन कंडीशन दैट सच ऑन पेमेंट बीइंग मेड बाय द बायर सेल ट्रांसफर, और इसमें ये कंडीशन होगी कि सच पेमेंट बीइंग मेड बाय द बायर सेल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर। मीन्स अगर बैंक को पैसा मिल जाएगा तो वो प्रॉपर्टी वापस कर देगा ईमानदारी। ठीक। द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल प्रोवाइडेड there no such transaction shall be deemed to be a mortgage unless the condition is embodied in the document which effects for the purports to effect the sale. Means इसमें कह रहा है कि इसको मॉर्गेज होने के लिए इसी ट्रांजेक्शन को मॉर्गेज होने के लिए ये जरूरी है कि ये कंडीशन उसमें डॉक्यूमेंट में लिखी हो। ठीक है? अगर ये कंडीशन नहीं लिखी है तो वो मॉर्गेज बाय कंडीशन सेल नहीं होगी। इसेंशियल क्या है इसमें? पहला तो है कि एपरेंटली सेल होती है, दिखावटी सेल हो रही है, और डिफॉल्ट पर ये कैसी हो जाती है? रियल एब्सोल्यूट हो जाती है। ठीक है? ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड सेल बी बिकम वॉइड। ठीक है? अगर वो पेमेंट दे देगा तो वो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाए। ठीक है? अब आया स्यूफ्रुक्चरी। स्यूफ्रुक्चरी में एक खास बात क्या है? ये है बाइंड्स हिमसेल्फ टू डिलीवर पोजीशन ऑन द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, द मॉर्गेज ऑथराइज्ड टू हिम टू रिटेन सच पोजीशन अंटिल द पेमेंट ऑफ द मनी। मींस इसमें खास बात ये है कि स्टार्टिंग पे ही उसने उसको ऑथराइज कर दिया कि आप इस प्रॉपर्टी को या उसके हिस्से को क्या कर लो, अपना यूज करो। ठीक है? तो कब यूज करेगा? पहली लाइन में लिखा हुआ है, जब मॉर्गेजर क्या कर देगा? बोलो क्या करेगा? मॉर्गेजर डिलीवर्स पोजीशन। मींस अगर वो तुरंत ही एक्सप्रेसली
और बाय इम्प्लीकेशन कहेगा भैया ये प्रॉपर्टी पकड़ो, आप इसका जो करना वो करो, ठीक है। तो उसका जो करना मीन्स उससे जो रेंट और प्रॉफिट आएगा तो बैंक यूज करेगा। टू अप्रोप्रिएट द सेम इन लिeu ऑफ द इंटरेस्ट और पार्टली पेमेंट ऑफ द, जो उसने मॉर्गेज मनी है उसके अगेंस्ट में, पार्टली इन लिeu द इंटरेस्ट और द पार्टली इन द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी, द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द स्यूफरक्चरी मॉर्गेज, ठीक है। और ऊपर वाली जो दो मॉर्गेज थी उसमें किसी में भी क्या नहीं था, पोजीशन नहीं था। इसेंशियल क्या है इसके, पहला बोलता है कि डिलीवर्स पोजीशन, पहला इंपॉर्टेंट, ठीक है। और रिटेन करने का जब तक मनी पेमेंट नहीं करेगा, और रिसीव करने का रेंट वगैरह का, और उसको मनी के अगेंस्ट अप्रोप्रिएट करने का, ठीक है। अगला आता है इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज में क्या, बाइंड्स हिमसेल्फ टू रिपे द मॉर्गेज मनी ऑन सर्टेन डेट्स एंड ट्रांसफर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी absolutely to the mortgage, but subject to the provision that he will retransfer the mortgage upon the payment of the mortgage money। तो इसने बोला हुआ है कि उसने एक ऐसा वादा किया है कि वो सर्टेन डेट पर रिपे द मॉर्गेज मनी ऑन सर्टेन, जो पैसा लिया है वो दे देगा, एंड ट्रांसफर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्गेजी, और वो उसको ट्रांसफर कर देगा, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजो दैट ही विल रीट्रांसफर इट टू द मॉर्गेजर अपॉन द पेमेंट। मीन्स पहले तो वो अपने नाम करा ले रहा है, पहले तो जो है बैंक, पहले तो बैंक के नाम कर दे रहा है, लेकिन जब वो रिपे कर रहा है अपॉन पेमेंट तो वो वापस उसको करेगा वापस, ठीक है। The transaction is called the English mortgage. Mortgager bind himself to repay the mortgage money on certain date and transfer the mortgage property absolutely to the mortgage। यानी पहले ही परफेक्टली दे देगा बिल्कुल, और जब वो वापस करेगा तो उसको परफेक्टली वापस करेगा, रीट्रांसफर। जरा मुझे बताओ तो कंडीशनल सेल और इसमें क्या फर्क है। कंडीशनल सेल में सर केवल पहले जो होगा वो एक झूठा मूठा टाइप का सेल होगा, उस केवल पेपर पे होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगी, और ये एब्सोल्यूट नहीं होगा, और इसमें बिल्कुल एक्चुअल हो रही है, और इसमें पहले ही एब्सोल्यूट हो जाएगा। हाँ, एब्सोल्यूट है ये भी, और उसके बाद रीट्रांसफर है, उसके बाद क्या होगा, अगर वो लोन रीपे कर देता है तो फिर ये रीट्रांसफर कर देगा उसको, रीट्रांसफर, और अगर नहीं करता है तो फिर इसी के पास रह जाएगा, वो तो है ही उसके पास, हाँ वो तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है। चलो मॉर्गेज बाय, अब ये ईएम जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है, वेयर ए पर्सन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टाउन, नेमली द टाउन ऑफ कलकत्ता, मद्रास वगैरह वगैरह, इन एनी अदर टाउन विच द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ डिलीवर्स टू द क्रेडिटर और हिज एजेंट डॉक्यूमेंट टाइटल में प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि किसी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से स्टेट गवर्नमेंट किसी प्लेस को, बोला ना टाउन और कहीं पर भी कोलकाता, गजट से स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ डिलीवर टू क्रेडिटर, मींस बैंक को क्या डिलीवर करते हैं, डीड डिलीवर करते हैं, और हिज एजेंट डॉक्यूमेंट्स विद इंटेंट टू क्रिएट सिक्योरिटी देयर ऑन ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द, मींस आपने पेपर दिया और पेपर देते समय बोला कि हम पेपर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने आपसे लोन लिया हुआ है, जिसको हम इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं। हमारे जितने भी हाउसिंग लोन, कमर्शियल लोन होते हैं उसमें प्रॉपर्टी जो हम देते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या है, द मॉर्गेजर डिलीवर्स अ क्रेडिटर और हिज डॉक्यूमेंट्स टू टाइटल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, डिलीवरी कर दी किस चीज की, डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को डिलीवर कर रहा है, सिक्योरिटी के लिए कर रहा है। टाइटल इज डन टाउन, और ये सब कहाँ होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफाइड टाउन पे होना चाहिए। द प्रॉपर्टी गिवन एज मॉर्गेज मे और मे नॉट बी सिचुएटेड इन द
नोटिफाइड पॉइंट। तो उसमें बोला हुआ कि उसने बोला प्रॉपर्टी गिवन एज मॉडल, प्रॉपर्टी कहीं पर भी हो सकती है, प्रॉपर्टी में और मे नॉट इन द सिचुएटेड इन नोटिफाइड, मीन्स जैसे सरकार ने कहा वो प्रॉपर्टी तो कहीं पे भी हो, लेकिन डिलीवरी कहाँ होनी चाहिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है हर बार, ये जो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। अभी मैं नोटिफाइड एग्जांपल एरिया भी में, कर है। नोटिफाइड एरिया में। हाँ, नोटिफाइड एरिया वाला 2 नंबर क्वेश्चन आता है। अभी और एक्सप्लेन करूंगा मैं। A mortgager other than mortgagee by deposit can be effected only in terms of the mortgage deed duly signed by the mortgager and attested by at least 2 witness। तो इसके लिए क्या है, मॉर्गेजर के साइन हो और 2 लोग उसको विटनेस करें, ठीक है। मॉर्गेज बाय टाइटल डीड डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग राइटिंग, उनको कुछ भी और लिख कर के देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनी राइटिंग एज सच द मॉर्गेज बाय डिपॉजिट डीड being an oral transaction is not affected by the law of registration। तो उसमें बोला हुआ है कि ईएम वाले के लिए कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं होता है। ऑल द मॉर्गेज इन राइटिंग मस्ट बी रजिस्टर्ड, जबकि रजिस्टर्ड मॉर्गेज, स्विफ्ट, इन सबको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, जबकि ये ईएम को कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है। फिर भी मैं बता दूं आपको, गुजरात एंड महाराष्ट्र में इसको रजिस्ट्रेशन कराने का लॉ है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड द प्रोसीजर फॉलोड बाय बैंक सर्टेन इक्विटेबल इज एज अंडर। तो एक तो उसने बोला कि इक्विटेबल मॉर्गेज के लिए एडवोकेट से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि भैया ये सारे इनकम्बरेंस से फ्री है और मार्केटेबल है, और सर्च ऑफ द जो लैंड है वो एटलीस्ट कितने साल का बोल रहा है, जो रिकॉर्ड है 30 साल के रिकॉर्डों को देख लेता है वो। देयर शैल बी डिपॉजिट ऑफ ओरिजिनल टाइटल डीड देनी पड़ती है, नोटिफाइड टाउन में देनी पड़ती है, पर्सनली बाय द ट्रू एंड लीगल ओनर, ठीक है, और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। रिकॉर्ड ऑफ इक्विटेबल मॉडल कॉल्ड द मेमोरेंडम ऑफ एंट्री इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न ब्रांच। स्टैम्प ड्यूटी लगती है इसमें, तो 0.5% इसमें स्टैम्प ड्यूटी लगती है। मैक्सिमम कितनी लगती है? 10,000। 10,000। अभी आपके स्टेट में कुछ अलग लॉ हो तो देख सर लीजिएगा, ठीक है। 0.35 लगती है, 0.35 लगती है। आपका स्टेट कौन सा है? गुजरात। गुजरात में 0.35 है, हम्म, ठीक है। कहीं पे हमारे उत्तराखंड में 0.5% लगती है। क्यों लगती है ऐसे? क्योंकि स्टैम्प फीस किसका मामला है? स्टेट का मामला, ठीक है। ओके। इन द केस ऑफ लिमिटेड कंपनी, तो कंपनी को आरओसी में करना पड़ता है, ठीक है। और वैसे अब सबको कहाँ करना पड़ता है? सर सही में। अब सबके लिए सही मैंडेटरी है, ठीक। चलो इसके अगला वाला पार्ट हम लोग ब्रेक के बाद लेंगे, ठीक है। ब्रेक के बाद मिलेंगे 9:35 पे।